So yesterday we discussed about the event horizon, सिंगुलैरिटी कल पढ़ा है, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल कल बताया मैंने। तो ये सब किसके कॉन्टेक्स्ट में है? ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स। एक ये क्वेश्चन देखो तो, ये भी पीवाईक्यू में है। रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ जायंट ब्लैक होल्स बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन? कल पढ़ा है हमने, क्या होना चाहिए आंसर? Higgs boson particles were detected? No. Gravitational waves were detected in the year 2015. ये होगा ना आंसर। और नेक्स्ट देखिए, एक सी ऑप्शन देखो जाए, पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रेवल थ्रू वार्म होल। ठीक है, ये आगे पूछ सकता है, ये फ्यूचर में आ सकता है वार्म होल। व्हाइट होल होता, एक ब्लैक होल होता है ना, ब्लैक होल में कोई अंदर चीज चला गया, कहीं तो जाके निकलेगा, व्हाइट होल से निकलेगा। तो एक होता है ब्लैक होल, एक होता है व्हाइट होल, दोनों एक दूसरे का एंटागोनिस्ट है। बीच में जो नली है ना, उस नली को बोलते हैं वार्म होल। ठीक है, व्हाइट होल और ब्लैक होल को जोड़ने वाला जो नली है उसको वार्म होल बोलते हैं। देखते हैं, शायद मेरे पास हो उसका डायग्राम। तो ये फ्यूचर का क्वेश्चन है यूपीएससी का, ये लास्ट ईयर का है। तो ये कुछ पीवाईक्यू थे, मतलब ब्लैक होल और ये क्या कहला है, व्हाइट होल, और इनको जो कनेक्ट कर रहे हैं ये वार्म होल है, इसी को वार्म होल बोलते हैं। ठीक है ना, ये रियल इमेज है, एक ही इमेज है वर्ल्ड में, घूम फिर के यही चीज मिलेगी आपको हर जगह, सारे नोट्स में, सारे आपके सोशल मीडिया पे एक ही रियल इमेज है ब्लैक होल का, ये जो है M87 इसका नाम। एनीवे, तो ये कुछ कंटेंट आपको मिलेगा मेरी तरफ से पीडीएफ के फॉर्म में, सर को दे दूंगा मैं, आप ले लेना उनसे। ठीक है, सो नेक्स्ट अगला जो हम लोग का टॉपिक है, दो टॉपिक हमने लिया अभी तक, पहला कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और सेकंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट आ जाइए, थर्ड आ जाइए, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आ जाइए। नेक्स्ट है कौन सा? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। अच्छा, ओरिजिन ऑफ अर्थ नहीं कराया, चलो कोई नहीं, आ जाओ ओरिजिन ऑफ अर्थ कर लेते हैं। ओरिजिन ऑफ अर्थ, देयर आर मेनी थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ। द फर्स्ट वन इज gaseous mass hypothesis of Immanuel Kant. Gaseous mass hypothesis of Immanuel Kant. Second one, nebular hypothesis of Laplace. Gaseous mass hypothesis of Immanuel Kant. Second, nebular hypothesis of Laplace. Third one, tidal hypothesis of Jeans and Jeffrey. Tidal hypothesis of Jeans and Jeffrey. Next है dust hypothesis of Chamberlain and Moulton. Chamberlain and Moulton. ये प्रीलिम्स में आ जाते हैं कभी कभी मैच करने के लिए, सारा पढ़ना जरूरी नहीं है। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी थ्योरी इन डिटेल। जो खास काम के हमारा ये एक दो, उसी को पढ़ेंगे हम लोग, है ना। लेकिन प्रीलिम्स के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मैचिंग बहुत सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ये चार हुआ, डस्ट हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड मोल्टन हो गया। नेक्स्ट देखिए, मेरा तरीका है पहले हम समझाने पे ज्यादा फोकस करें, कोशिश करते हैं समझा दें, कुछ पीडीएफ वगैरह सप्लाई कर दें, और समय बचता तो लिखवा भी देंगे। ठीक है, बिल्कुल डिक्टेट करा देंगे, टेंशन ना लो। और जो पढ़ाएंगे उसी के इर्द गिर्द डिक्टेशन भी रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई हब्बल डबल कॉपी पेस्ट नहीं रहता, मेरा अपना ओन ओरिजिनल रहता है ना, अपनी क्रिएटिविटी रहती है, अपना ओरिजिनल वर्ड रहता है, सारी चीजें। ठीक है, चल ये चीजें क्लियर हुई। अगला देखो, अगला है आपका डस्ट हाइपोथेसिस चैम्बरलिन एंड मोल्टन के बाद नेक्स्ट वन है सुपरनोवा हाइपोथेसिस। ठीक है, सुपरनोवा हाइपोथेसिस ऑफ होयल एंड लिटलिटन। ये नाम आपको सारे याद करने पड़ेंगे प्रीलिम्स के लिए, मैचिंग क्वेश्चन अक्सर पूछता, होयल एंड लिटलिटन। ठीक है, अगला देखिए, सुपरनोवा के बाद होयल एंड लिटलिटन के बाद नेक्स्ट वन सेफिड हाइपोथेसिस। सेफिड हाइपोथेसिस ऑफ एसी बनर्जी, ये एकमात्र इंडियन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी,
AC Banerjee. Okay, Cepheid hypothesis of AC Banerjee. Electromagnetic hypothesis. Electromagnetic hypothesis Alfvén का. So all these names you have to remember for prelims, especially for PT prelims examination. These names are very very important. हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है क्वेश्चन सेटर. अभी थोड़ी देर पहले एक टर्म हमने दिखाया आपको क्वेश्चन में, सेफिड नाम आया था ना. तो जिस बच्चे को ये पता होगा कि हाँ सेफिड एक ही है इंडियन में कंट्रीब्यूशन, AC बनर्जी, तो खट से मार के चलाएगा क्वेश्चन. क्लियर? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? पहला कौन सा बताया? गैसियस मास हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट, देन नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लास, then tidal hypothesis of Jeans and Jeffrey, dust hypothesis Chamberlain and Moulton, supernova hypothesis of Hoyle and Littleton, Cepheid hypothesis of AC Banerjee और electromagnetic hypothesis of Alfvén. तो इसमें से here in this classroom I am going to discuss this one in detail, this one in detail, this one in detail. ठीक है, ये मुझे आता है लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा. ठीक है, नहीं जरूरत है आपको. ठीक है, ये फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क नहीं है. तो मेरा भरसक यही कोशिश करता है कि बोझिल ना बनाए चीज को. ये 3 हमारे काम का मतलब का चीज है. उसके बाद एक ये सुपरनोवा. ठीक है, इसके सिर्फ प्रोपाउंडर के नाम आप याद रख लें, किसने दिया, दैट्स ऑल. ठीक है, एक एक थ्योरी को थोड़ा देखते हैं, तोड़ते हैं डिटेल में. पहला कौन सा है? गैसियस मास हाइपोथेसिस. ठीक है, इसको नहीं पढ़ेंगे. स्टूडेंट लोग का इंटेंशन क्या होता है कि सारा भूल जाएगा, यही याद रखेगा. मतलब यू विल फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग बट यू विल रिमेंबर दिस वन. ठीक है, डस्ट हाइपोथेसिस ये नहीं है आपके सिलेबस नहीं. आप दिमाग ज्यादा मत लगाओ, है ना. मेरी बात समझ आई? गैसियस मास हाइपोथेसिस इमैनुअल कांट. क्लियर? क्या कहते हैं? जैसे देखो, सारे लोग कहते हैं कि एंड ऑल दिस थ्योरी दे आर रिलेटेड विद ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और ओरिजिन ऑफ अर्थ. ओरिजिन ऑफ अर्थ, बराबर. सो व्हाट ही सेड इमैनुअल कांट कि इन एंशिएंट टाइम all the matters were scattered hither and thither in the universe. Please write, note down. First point. ठीक है, Immanuel Kant said that in ancient time all the matters were, all the primordial matters, all the primordial matters, all the primordial matters were scattered into the space. Immanuel Kant, what he visualized, what he said, what he conceived, what he said, all the primordial matters were scattered into the space. Are you getting? So, next thing, what he said, due to sudden collision, these particles started colliding with each other. Due to sudden collision, sudden movement, these particles started colliding with each other. Due to sudden movement, these particles started colliding with each other. Are you getting? Started colliding with each other. As a result, friction was generated. As a result, friction was generated. Due to intense friction, heat was born. Clear? Due to intense friction, heat was created, heat was born. Now, all these primordial matters coalesces with each other. All these primordial matter coalesces with each other. Coalesces with each other. All these primordial matters वो गुथ गए, आपस में गुथ गए. कौन गुथ गया? प्रिमोडियल मैटर. ऑल दिस प्रिमोडियल मैटर्स कोएलेसेस विथ ईच अदर. ये सब आपस में गुथ गए, कोएलेसेस विथ ईच अदर. अब जरा देखो यहां पे छोटी सी बात, बोर्ड पे देखे लो. क्या इमेजिन किया कांट ने? घर में
आटा है, आशीर्वाद वाला आटा है, 10 kg वाला शक्ति भोग आटा, आटा पूरा बिखरा पड़ा है कहाँ, स्पेस में। तो ऑल द पिरामिडल मोटर्स वेर स्कैटर्ड इन द स्पेस, श्योर, ड्यू टू सडन मूवमेंट। हियर वी विल फाइंड द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी, यहीं पे क्रिटिसिज्म छुपा हुआ इस थ्योरी का। हु गेव द फर्स्ट ट्रिमोर, कहां से आया पहला ट्रिमोर, क्यों ये शुरू हो गया ये आपस में, ठीक है, शांत पड़ा हुआ प्रिमोडियल मैटर्स, आटा है, आटा स्पेस में बिखरा पड़ा, हेलो, क्या बोलता है कि सडन ट्रिमोर आया, यानी कि कोई एक रिमोट कंट्रोल है किसी के पास। अगर ठीक है इनकी थ्योरी को हम मान लें कांट का कि ठीक है 100% एक्यूरेट है, तो कोई तो ईश्वर अल्लाह है, वाहेगुरु, कोई तो धरती को, इसको यूनिवर्स को चला रहा है। तो हु गेव द फर्स्ट ट्रिमोर, तो यहां से हम लोग का क्या निकलेगा, क्रिटिसिज्म, लिमिट, नॉट क्रिटिसिज्म, लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी। आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो क्या माना कि यूनिवर्स में सारे पदार्थ यूं ही बिखरे पड़े थे, पदार्थ मतलब प्रिमोडियल मैटर्स वेर स्कैटर्ड इन द स्पेस here and there. So due to sudden tremor, sudden movement, collision of these particles started with each other, and this collision resulted in friction. As soon as the friction increased, friction led to the birth of heat. As a result, all these materials coalesces with each other. गुथ गया, गुथना जिसको बोलते, चिपक गया, गुथ गया। एक आटा गुथते हैं ना, तो आटा सानने के बाद क्या होता है, लोइया बन जाता ना, अरे आटा देखो ना। सो आटा गूंदने के बाद जैसा शेप हो जाता है, तो ये उस टाइप का कुछ यूं शेप हो गया। मेरी बात समझ पाए आप लोग? अब देखिए नेक्स्ट वन, ठीक है, यहां तक लिख लिया। कहते हैं कि एज सुन एज द हीट इंक्रीज, द रोटेशनल मूवमेंट ऑफ दिस नेबुला इंक्रीज, ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि फ्रिक्शन लेड टू द बर्थ ऑफ हीट, ड्यू टू हीट all the primordial matter coalesces with each other. Finally, this is referred as nebula. The nebula started rotating on its own axis. The nebula started moving, started rotating on its own imaginary axis. Okay? अगर ये नेबुला है तो नेबुला के अपने अक्ष पर ये घूमना शुरू कर दिया, इमेजिनरी एक्सिस है। So this nebula started rotating along its own imaginary axis. रोटेशन का क्या मतलब, मूवमेंट ऑफ द बॉडी ऑन इट्स ओन इमेजिनरी एक्सिस, श्योर। सो नेबुला जैसे जैसे हीट बढ़ा, हीट बढ़ने से ये सब आपस में गुथ गया, आपस में गुथने के बाद उसमें रोटेशन शुरू हो गया। सो दिस रिजल्टेड इनटू द रोटेशन ऑफ द नेबुला, रोटेशन ऑफ द नेबुला, ओके। एज सुन एज द हीट इंक्रीज, the rotational speed of the nebula further increase. As soon as the heat increase, rotational speed of the whom nebula, as soon as heat increased, rotational speed या rotational movement of the whom nebula further increased. जैसे जैसे हीट बढ़ा उस नेबुला का रोटेशन बढ़ता चला गया। ये आइडिया कंसीव किया किसने, इमैनुअल कांट। मेरी बातें समझ में आई, यहां तक पल्ले पड़ा सबको। अब जरा देखिए, अब बताओ बाबू कि ये नेबुला है, इस नेबुला का इक्वेटर कौन सा होगा, सोचो तो जरा। इस नेबुला है कि नेबुला हॉट रोटेटिंग मास है, इसका नेबुला कौन सा, इसका इक्वेटर कौन सा है, ये होगा ना। अब याद कीजिए, वेरी फर्स्ट क्लास कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, शायद हमने पढ़ा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पढ़ा है। अब देखो, स्पीड ज्यादा होगा तो सेंट्री फेंको, किधर फेंकेगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। स्पीड ज्यादा होगा तो सेंट्री फेंको, स्पीड कम है तो सेंट्री पीटो, सेंट्री पीटो टुवर्ड सेंटर। याद आ रहा है? तो इस नेबुला का स्पीड ज्यादा कहां पर है, इक्वेटर के पास। सो क्या होगा, स्पीड ज्यादा है तो कौन सा फोर्स लगेगा बाबू, बोलो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगने से क्या होगा, बोलो भैया, दिस इक्वेटोरियल पार्ट ऑफ द नेबुला विल बिकम बल्ज्ड, द इक्वेटोरियल पार्ट ऑफ नेबुला बिकम बल्ज्ड, ये बाहर की तरफ निकलता जाएगा। ठीक है, जो भी उसका माल मटेरियल है, किसका माल मटेरियल, इस नेबुला का, किधर निकलता चला गया, आउटवर्ड। क्यों, हाँ, बाहर की तरफ। और ये पोलर पार्ट क्या होगा, ये या इट विल बिकम फ्लैटन, पिचक जाएगा ऊपर से। मेरी बात समझ में आई, पक्का। एक घूमने वाला टेबल, रोटेटिंग टेबल है, 2 कप चाय है, 1 कप चाय रखा हुआ सेंटर में, टेबल के सेंटर में, और 1 कप चाय है टेबल के किनारे, मूव कर रहा है टेबल। कौन सा कप ज्यादा स्पीड से घूमेगा, सेंटर वाला या दूर वाला? नहीं आया समझ में? एक टेबल है, घूमने वाला रोटेटिंग टेबल है, 2 कप रखा, 1 कप उसके टेबल के सेंटर में हमने रखा, और 1 कप टेबल के छोर पे, किनारे पे रखा। टेबल घूम रहा है, कौन से ज्यादा हाई स्पीड से घूमेगा, साइड वाला, बराबर। तो ये देखो, ये नेबुला है, इसका साइड वाला पार्ट क्या होता चला जाएगा, बाहर निकलता चला जाएगा। स्पीड ज्यादा है, द मटेरियल्स विल ग्रेजुअली, बोलो बाबू, या इट विल बिकम बल्ज्ड एंड बल्ज्ड। As soon as the heat increased, rotational movement of the nebula also further increased. As a result, the equatorial part of the aforesaid nebula, equatorial part become bulged. Equatorial part, किसका, अर्थ का इक्वेटोरियल पार्ट, इस नेबुला का इक्वेटोरियल पार्ट ऑफ द दिस नेबुला, इक्वेटोरियल पार्ट ऑफ नेबुला बिकम बल्ज्ड। ओके, मेरी बात समझ में आई? नाउ final stage will come, finally a stage will come when this part will be detached from the main body of the nebula. इतना तेजी से घूम रहा है, ये पार्ट क्या होगा, this part will be removed, will be detached from the main body of the nebula, and detached, now detach होके बाहर आ गया, one planet was formed, मरकरी, मरकरी बन गया। फिर अगेन नेबुला रोटेटिंग, इट्स इक्वेटोरियल पार्ट बिकम बल्जिंग, अगेन some portion, some material detached from the original nebula, then next planet Venus was formed. Third time again it is rotating, equatorial part bulging, the excess material, what, it is detaching from the original nebula, and so on. In this way, all the 9 planets were formed. This process was repeated for 9 times. This process was repeated for 9 times. Sure? So इसके बाद कहां तक आपने लिखा था, लास्ट लाइन बोलना बाबू। Collision led to the birth of friction, heat, and all these material coalesces with each other. Now coalesces with each other. The nebula started rotating on its own imaginary axis. The nebula started rotating on its own imaginary axis. The nebula started rotating on its own imaginary axis. As soon as the heat increased, the rotational movement of the rotational movement of the nebula also increased. As soon as the heat increased, rotational movement of the nebula also increased. As soon as the heat increased, the rotational movement of the nebula also increased. Sure? मेरी बातें समझ आई आप लोग को? Again, next one. As soon as the heat increased, the rotational movement of the nebula also increased. Now, as a result, the equatorial part of the nebula become bulged. As a result, the equatorial part of nebula become bulged. As a result, the equatorial part of nebula become bulged, and finally, some portions detached away from the original nebula. And finally, some portions detached away from original nebula. This process was repeated for 9 times.
and 9 planets were formed. This process was repeated for 9 times and 9 planets were formed. Full stop. The remaining part of, yes, your question, the remaining part of the nebula becomes sun. सन सूरज बन गया, नेबुला का बचा हुआ हिस्सा, माने इस थ्योरी के अनुसार अर्थ के मम्मी पापा का नाम क्या है? सन. ठीक है, अर्थ के, मार्स के मम्मी पापा का नाम क्या है? सन. सो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नेबुला बिकम सन. बराबर, यहां तक मेरी बातें समझ आई सबको? अब देखो लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी. लिमिटेशन, इट इज अप्रोप्रिएट टू राइट लिमिटेशन वर्ड इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्रिटिसिज्म. ठीक है, ये इतना बड़ा आदमी है, ठीक है, तो इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों को कोशिश किया था क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है ना. क्रिटिसिज्म वर्ड हमारी औकात नहीं है कि कांट को क्रिटिसाइज करें, इसलिए ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है कोई भी आंसर लिखें लिमिटेशंस वर्ड लिखना चाहिए, चाहे कोई भी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो. मेरी अपना तजुर्बा, मेरा अपना मानना यह है कि लिमिटेशंस थोड़ा अप्रोप्रिएट वर्ड है, थोड़ा हार्श वर्ड है. कौन सा? क्रिटिसिज्म. बहरहाल देखिए, लिमिटेशंस ऑफ होम, कांटियन फिलॉसफी. देखिए जरा सा, अब इसमें क्या लिमिटेशन है? सबसे पहला, इसके अमूल चूल मतलब इसके इनहेरिटेड प्रॉब्लम है इसके फिलॉसफी में. यहां देखिए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न काइनेटिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, द इंक्रीज इन हीट cannot lead to the increase in the rotational movement of the nebula. जो मॉडर्न साइंस ये कहता है, फिजिक्स, कि ज्यादा हीट बढ़ाने से नेबुला का रोटेशनल स्पीड नहीं बढ़ सकता. एक तो ये दिक्कत. दूसरा, सेकंड, व्हाई दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फॉर 9 टाइम्स ओनली. 9 बार ही क्यों बना? 10 बार बन जाता. And how subplanets were formed? Subplanet means moon. Subplanet means moon. Star nahi, moon. How subplanets were formed? He did not give any satisfactory answer. Whom? Kant. The limitation. First limitation, according to modern kinetics, increase in the heat cannot lead to the increase in the rotational movement of the nebula. Increase in heat cannot lead to the increase in the rotational movement of the nebula. Second inherited problem was Kant was unable to satisfactorily explain the, simply Kant unable to explain the, Kant was unable to explain why this process occurred for 9 times. Why this process repeated, occurred for 9 times. Why 9 planets were formed. Clear? Third, how subplanets, bracket में moon, how subplanets were formed. How subplanets, bracket में moon, how subplanets were formed was also not explained by Kant. Was also not explained by whom? Kant. एक चीज और यहां पे प्रीलिम्स के लिए, हेलो, ये तो मेंस का हुआ, प्रीलिम्स वगैरह में, पीटी के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरा सा. अच्छा, आप में से किसी का एमए ज्योग्राफी है? आप में से एनीवन हैज एमए ज्योग्राफी और बीएससी ज्योग्राफी? बीए ज्योग्राफी एक आदमी का, आपका है क्या? बीए, एमए, बीए ज्योग्राफी यहीं से है? चले ठीक है, बहुत अच्छा. तो देखिए, एक अब इसमें नेट जीआरएफ का एक पेपर होता है ना, वहां भी क्वेश्चन पूछता है, बीएड वगैरह के एग्जाम में पूछ देते हैं. देखो ये पूछता है कि हु क्वाइंड द टर्म नेबुला. इधर देखो सारे लोग, हु क्वाइंड द टर्म नेबुला. तो पब्लिक आंसर ये मार के आती, नेबुलर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय हु? मोस्ट ऑफ द पीपल दे विल टेक नेबुलर हाइपोथेसिस. नेबुलर हाइपोथेसिस किसका है? बिल्कुल बात सही, लेकिन क्वेश्चन क्या है? हु क्वाइंड द टर्म नेबुला? हु क्वाइंड द टर्म नेबुला? कांट. The term nebula was coined by Kant himself. ध्यान रखिएगा, कांट ने ही दे दिया था टर्म, बट नेबुलर थ्योरी वाज गिवन बाय whom? लैप्लास. ये चीज ध्यान रखना है, दो चीज अक्सर पूछता है एग्जाम. तो नेबुलर टर्म itself was given by Kant, but the nebular hypothesis was
हाँ, गिवन बाय लैप्लास। आगे बढ़े, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, कभी भी कोई पूछ ले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अब आशा करते हैं आप लोग बता दोगे सारा, बिग बैंग बता दोगे सारा, जो पढ़ा रहे हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर है दिमाग में। थर्ड, ये समझ में आया कांट का, प्रॉब्लम समझ में आ गई, कहाँ प्रॉब्लम है इसमें, क्या दिक्कत है इस थ्योरी में, कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं की उन्होंने। ठीक है, कि हीट बढ़ने से इसका स्पीड नहीं बढ़ सकता, यही ना प्रॉब्लम है। अब आओ, इस चीज को पकड़ लिया लैप्लास ने, दुनिया के सबसे स्मार्ट आदमी कौन, देखो इतना तेज है, हेलो, इतना तेज है, इतना चालू आदमी है लैप्लास, कि इसने क्या किया, इसकी थ्योरी सबसे ज्यादा, इट वाज मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर ऑलमोस्ट 150 ईयर्स, 150 साल तक एक्सेप्टेड था इसका थ्योरी। किसका, लैप्लास। बहुत चालू आदमी था। चालू हम क्यों बोले, ऐसा वर्ड क्यों बोल रहे हैं भाई, तो देखो ये इसने क्या किया कि कांट के इस कमी को पकड़ लिया इसने। कांट की एक्चुअल कमी कहां पर है, फ्रिक्शन से हीट उतना नहीं होगा, ज्यादा हीट बढ़ने से रोटेशन नहीं है। उसने, he was such an smart person whom Laplace, he imagined, he said there was a hot rotating nebula in the space। सारा प्रॉब्लम सॉल्व, सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया ना। कांट इस चक्कर में पड़ गया कि प्रिमोडियल मैटर किधर से आया, कोलिजन हुआ, हीट बढ़ा, ये बढ़ा, वो बढ़ा, ये सब बवाल में नहीं पड़ा वो। कौन, लेप्लास। सिंपल आके सबसे स्मार्ट आदमी सबसे क्या बोलता है, सिंपल, कि देयर वाज ए हॉट रोटेटिंग नेबुला इन द स्पेस। तो फिजिक्स की आधी प्रॉब्लम सॉल्व, तो लिखे लेप्लास। नेक्स्ट इज नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ होम, लेप्लास। नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लेप्लास। So nebular hypothesis of Laplace. What he said? Laplace, he imagined that there was a hot rotating nebula in the space. लो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। There was a hot rotating nebula in the space. ये Laplace, he imagined that there was a hot rotating nebula in the space. It means, just उसने इमेजिन कर लिया, it means he almost solved the critical problem of, inherited problem of, critical की जगह inherited कर दी, it means he solved inherited problem of Kant hypothesis, inherited problem of Kant hypothesis related to kinetics, related to kinetics, thermodynamics, whatever, जो दिल करे लिखो, related to kinetics और thermodynamics, जो आपकी इच्छा करे, thermodynamics लिख लो, kinetics लिख लो, ठीक है, खाली प्रोजेक्टाइल मत लिख लेना बस, ठीक ठीक, जो दिल करे लिख लो। मेरी बात समझ में आई, क्लियर? सो as soon as he imagined there was a hot rotating nebula in the space, in this way he solved the problem of Kant. Clear? Now what he said, due to movement of nebula on its axis, its equatorial part became bulged. Again, next point, Laplace further said that due to rotation of the nebula on its axis, its equatorial part become bulged. Its equatorial part become bulged. When there was disbalance between, ये कौन सा फोर्स बोलेंगे इसको, सेंट्रीफ्यूगल और इधर सेंट्रीपिटल, जो अंदर की तरफ लग रहा है। सो व्हेन देयर वाज डिसबैलेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, when there was disbalance between centrifugal force and centripetal force, the chunk of the mass of, या ऐसे लिखते हैं, some portion of nebula detached from the original body, some portions of the nebula detached from the original mass, detached from the original nebula, original body detached from the original body, original mass, original nebula detached from the home original nebula.
This separation took place, this separation occurred only once. This separation occurred only once. This detachment, this separation occurred once, twice. No. In the case of Kant, this process was repeated for 9 times. But in the case of Laplace, the detachment of the mass, the detachment of the whom? Nebula, some portions, some mass detached from the original nebula, the chunk of the mass detached from the original nebula, this detachment took place only once. It separated only once. ये मेजर अंतर ध्यान रखिए. हेलो, कांट के केस में कितनी बार और इसके केस में एक ही बार रिपीट हुआ. यहां तक मेरी बात समझ में आई? अब जा देखो. तो दिस chunk of mass separated from the original nebula only once. Later, this separated mass, later this ejected mass or separated mass broken into 9 pieces to form 9 planets. अब देखो यहां पर एक फर्दर मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, इसे जरूरत नहीं था, लेकिन आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं इसलिए मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूं, है ना. एक इसमें मॉडिफिकेशन है लेटेस्ट, रॉस मॉडिफिकेशन. रॉस क्या कहते हैं? एक अलग साइंटिस्ट है, रॉस लॉकियर. लैप्लास ने बोला कि जो इजेक्टेड मास था टूट गया. कितने टुकड़ों में? 9 टुकड़ों, 9 प्लैनेट्स बन गए. कहानी खत्म लैप्लास की. कैसे टूटा बताया इसने? नहीं ना. तो एक स्कॉलर है रॉस, लॉकियर है एक दूसरा, लॉकियर. इन लोगों ने बोला कि अरे बाबा, ऊपर से मेटियोराइट आके टकरा गया था, इससे उल्का पिंड टकरा गया था. किससे? ये जो मटेरियल जो बाहर निकला ना, इससे आके कोई बहुत बड़ा, ठीक है, मेटेराइट टकरा गया था, जिस कारण से टुकड़े टुकड़े हो गए, धज्जियां उड़ गई इसकी. किसकी? इसके नेबुला का जो मास निकला हुआ था. ये कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, ये रॉस बोल रहा है. उसी की थ्योरी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया. किसने? रॉस ने. लॉकियर भी. तो एक नाम आप सिर्फ याद रखना, रॉस याद रखना, वहीं पे लिखे. मॉडिफिकेशन इन द लैप्लास आर्गुमेंट, मॉडिफिकेशन इन द लैप्लास हाइपोथेसिस या आर्गुमेंट, मॉडिफिकेशन इन द होम लैप्लास आर्गुमेंट, modification in the Laplace hypothesis or Laplace argument presented by, given by Ross. Given by whom? Ross. He said that this separated mass actually collided with the meteors. The separated mass actually collided with whom? Meteor. The separated mass actually collided with whom? Meteors. As a result, separated mass collided with whom? Meteors. 9 planets were formed. नेक्स्ट देखो बाबू, यहां तक भाई मेरी बात समझ में आई? अगला लिमिटेशंस इसका. किसका? लैप्लास आर्गुमेंट में लिमिटेशंस. यहां पे सारे लोग समझो जरा सा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. इधर बोर्ड पे देखिए प्लीज. लैप्लास का मेजर आर्गुमेंट, मेजर लिमिटेशंस क्या है? इधर देखिए. अगर सन ओरिजिनल नेबुला, अरे नेबुला का क्या मतलब? सन, नेबुला का बचा हुआ हिस्सा सन. सन से ही ये 9 प्लैनेट्स बने ना. तो ओरिजिनल नेबुला सन काफी तेजी से घूम रहा था और उसी से निकला, सेपरेट हुआ कौन? 9 प्लैनेट्स. बराबर. तो मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार अगर देखो बाबू, एक टर्म आता है जैसे कि मास और एक टर्म आता है एंगुलर मोमेंटम. तो एट दैट टाइम सन, it was possessing 100% mass. Yes, my dear friends, at that time nebula was possessing 100% mass and all other 9 planets came out from the sun nebula. उसी मास में से थोड़ा सा हिस्सा निकलता चला गया ना. बहरहाल अब देखो, तो आज का सीन क्या है? देखो बाबू, कह रहा कि मास, सन का मास है 98%, बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा. ठीक है, 100% था पहले, अभी कितना है? 98. बाकी सारे 9 प्लेनेट का माई वेरी इगरली मॉम जस्ट शोन अस 9 प्लेनेट्स. मेरी बात समझ में आई?
माई वेरी इगरली मॉम जस्ट सोनस 9 प्लैनेट्स। तो 9 प्लैनेट्स का मास कितना है? सिर्फ 2%। ठीक है, आप जरा उनको ओरिजिनल थ्योरी पे बोलो। नेबुला वाज रोटेटिंग। ठीक है, तो आज के डेट में देखेंगे रोटेशन उसका एंगुलर मोमेंटम, sun is possessing only 2% of angular momentum, whereas all the 9 planets are moving very fast. So all the 9 planets possessing 98% of the angular momentum. So ये क्वेश्चन मार्क है, ये बात पच नहीं रही, ये उल्टा हो गया ना भाई। क्या होना चाहिए था इसका एंगुलर मोमेंटम? ज्यादा होना चाहिए था, तभी तो इतना तेजी से घूम रहा था, तभी तो मास इजेक्ट हुआ। तो ये दिस इज अनएक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लॉज ऑफ फिजिक्स। देख लीजिए लिमिटेशंस। क्रिस्टल क्लियर है? कन्वे कर पा रहा हूं? एकदम एक एक टॉपिक पढ़ो एकदम फोटोग्राफिक। ठीक है, एक एक टॉपिक पढ़िए एकदम विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग फोटोग्राफिक। मेरा पढ़ाया हुआ कोई बच्चा जो है ना असफल नहीं रहा है, रिकॉर्ड रहा है मेरा, है ना। पूरी की पूरी बैच क्वालिफाई करती है, पूरी की पूरी बैच। यस, यही तो बात है, किसी से पूछ लेना जाके, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर। ठीक है, विजुअलाइजेशन रखें बस, फोटोग्राफिक रखें। कैसे उड़ाना है हवाई जहाज मेरे को छोड़ दो, मेरे पे समझ आ गई। क्या लिखोगे इसको बोलो? लिमिटेशंस ऑफ लैप्लास। क्या समझा बोलो, क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लॉज ऑफ फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लॉज ऑफ फिजिक्स, इफ ऑल द 9 planets evolved from, came out from the original nebula, that is, एक सेकेंड, if all the 9 planets came out from the original nebula, ठीक है, that is sun, so it must possess, so it must, that is sun, it must possess greater angular momentum than 9 planets, then it must possess क्या? then it must possess greater angular momentum than 9 planets, but the but the current findings, but the current findings or present findings are almost contrary to, almost reversal to, almost contrary to the aforesaid hypothesis. Almost what? Contrary to above philosophy, above theory. Okay, उल्टा है ना, होना क्या चाहिए था? हाँ, चलिए कोई पूछ रहे थे बताइए। देखो एक ही बार आया और वो टूट गया कई पार्ट में, 9 planets बना। ठीक है ना, ये भी घूम रहा था, ये भी घूम रहा है, तो ज्यादा था ना माल इसके पास, तो इसके पास माल ज्यादा है तो ज्यादा हाई स्पीड से घूमना चाहिए था, तभी तो बाहर आएगा। लेकिन आज के डेट में क्या है, उल्टा है ना, ये ज्यादा तेजी से घूम रहा है और ये कम स्पीड से घूम रहा है। ठीक है ना। हाँ आ रहा है सेकेंड वन, पहला हुआ ये कौन सा है? अरे हाँ, ये पहला हुआ, फर्स्ट लिमिटेशन हुआ, ये फर्स्ट लिमिटेशन हुआ, वो अल्लाह ताला ने दिया था। ठीक है, अल्लाह ताला ने स्पेस में पढ़ा होता है। हाँ, तो साइंस यही बोलता है, साइंस भी यही बोलता है, गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसॉन। ठीक है, पढ़ा है ना स्टैंडर्ड मॉडल। यस, आई बात समझ में? ठीक है, तो ये है थोड़ा सा, कहीं ना कहीं तो गॉड का एक्सेप्टेंस है ही। ठीक है, इसलिए तो उसका नाम दिया गया क्या? गॉड पार्टिकल। कहां से आया? हु गेव द फर्स्ट रिमोट? हाँ, दो दो टर्म आता है, एक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। आज के डेट में साइंटिस्ट बोल रहे हैं 68% जो है वो डार्क मैटर है स्पेस, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जिसके बारे में जान गए इलेक्ट्रॉन, उसका नाम प्रोटॉन है, इसका नाम चैडविक ने दिया, उसका नाम फलाने ने दिया। एक स्कॉलर था, है ना, उसने एक किताब लिखी, गॉड डैम पार्टिकल। गया पब्लिशर के पास कि प्लीज ये मेरा बुक छाप दो। पब्लिशर उसको भगा दिया, भाग जाओ, गॉड के साथ डैम वर्ड लगाता है बदतमीज। वहां से उसको भगा दिया। कई पब्लिशर के पास गया, उसने बुक लिखी थी गॉड डैम पार्टिकल, कोई बुक छापने के लिए तैयार नहीं था। लास्ट में एक पब्लिशर तैयार हुआ, बोला कि ठीक है मैं तुम्हारी बुक पब्लिश कर दूंगा, लेकिन ये डैम वर्ड यहां से हटा दो। तो उसने डैम वर्ड हट गया, तो नाम क्या बच गया? गॉड पार्टिकल। ठीक है ना,
हिग्स बोसॉन जिसको बोलते हैं। तो जब कांट ने दिया उस वक्त हिग्स बोसॉन का कॉन्सेप्ट था नहीं। अब आया ना, तो लेटेस्ट उसमें एडिशन हो जाएगा, ठीक है, यहीं से जुड़ता है लेटेस्ट एडिशन। हाँ, उस वक्त के लिए आज से 2 साल पहले तक लिमिटेशन बोल सकते हैं, लेकिन अब उसमें लिमिटेशंस में नहीं आएगा। अर्लियर इट वाज पार्ट ऑफ लिमिटेशन बट नाउ कांट एडिट एज लिमिटेशन, कांट काउंट इट एज लिमिटेशन बिकॉज नाउ वी हैव हिग्स बोसॉन पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, ठीक है। लास्ट आज Laplace was also could not justify Laplace also could not justify the presence of 9 planets and their subplanets. ओके, सब प्लैनेट्स मतलब मून। ये चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़ूं? देख लो बाबू, ये 2 हो गया आपका, कौन कौन सा? कांट का हो गया और नेबुलर हाइपोथेसिस लैप्लास का हो गया। ये 2 क्लियर हो गए, बराबर। थर्ड आ जाओ, ये छोटा है, टाइडल हाइपोथेसिस, जीन्स एंड जेफरी का। टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ whom? जीन्स एंड जेफरी। Both were friend. Okay? Jeans and Jeffrey. They gave their hypothesis in 1919 and 1929. Jeans in 1919, Jeffrey 1929. Jeans and Jeffrey दोनों दोस्त थे, आमने सामने रहते थे हॉस्टल में, है ना। तो एक का नाम जीन्स 1919, जेफरी 1929। उसी तरह से देखिए इधर एक आप पढ़ोगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नाम सुने लोग, महबूबुल हक, और जस्ट उसके अपोजिट सामने रूम में रहता था, ठीक है, किंग ऑफ भूटान, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दोनों पढ़ाई करते थे दोनों। तो इधर इसने दिया HDI, उधर वो लेके आया HHI, ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, रद्दी है, फालतू चीज। ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स जस्ट एक दूसरे के अपोजिट, और दोनों सामने हॉस्टल में पढ़ाई। सही बात है, सच्चाई है इसमें। उसी तरह से ये थे दोनों, जीन्स एंड जेफरी, दोनों फ्रेंड थे। मेरी बात समझ में आई? देखिए क्या मानता है, गौर करो भाई, क्या इनका बेसिक फिलॉसफी है जीन्स एंड जेफरी का। इसमें 2 तारे का कॉन्सेप्ट है। एक तो है अपना प्रेजेंट सन, दिस इज आवर प्रेजेंट सन, ओके। और सेकंड है एक साथी तारा, कंपेनियन स्टार, कंपेनियन स्टार, साथी तारा, कंपेनियन स्टार, ठीक है। प्रेजेंट सन ये क्या करे, इसका कुछ पाथ है, ऑर्बिट है, गैलेक्टिक पाथ है इसका, इसका एक अपना ऑर्बिट है, सन इधर मूव कर रहा है ना। साथी तारा, हेलो, जस्ट इसका डबल ह्यूज, ये बेबी एलिफेंट, ये मम्मी एलिफेंट, है ना दोनों। तो ये देखो इसका पाथ कुछ ये उल्टा है, इसका पाथ अपोजिट है। मेरी बात समझ पाए आप लोग? अब ऐसे देख लो, अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? हाँ वाह, आ गए तुम लोग एकदम, है ना। एक क्लॉकवाइज है, दूसरा ऐसे जा रहा है, और इसका मास क्या है, ज्यादा है ना। तो देखो जब जब इसके जोन में आया, वो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में, कॉन्टैक्ट जोन में एक तरह से, जब यहां था तो थोड़ा सा कम माल खींचा, इतना बड़ा, और नजदीक आया तो और थोड़ा सा ज्यादा माल खींचा। माल मतलब मटेरियल, किसके सरफेस से, सन के सरफेस, और पास आया बाजू में तो और ज्यादा मटेरियल खींचा। आमने सामने आ गया, ये ले, है ना, ज्यादा और ज्यादा मटेरियल, आमने सामने है तो ज्यादा मटेरियल इजेक्ट हुआ, ज्यादा मटेरियल इजेक्ट हुआ। फिर जैसे जैसे दूर जाने लगा, मास क्या हो जाएगा, क्वांटिटी उसकी कम, और ज्यादा दूर जाएगा और कम होती गई, अंततः फाइनली दूर चला गया। अगर हम सारे 9 प्लैनेट्स का अरेंजमेंट देखें, इफ यू क्लोजली लुक द arrangements of all the 9 planets of our solar system, this is Mercury,
वीनस, अर्थ, मार्स, अगला जुपिटर, शनि बाबा, है ना, देन यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, यही ना। देखो, तो इसका जो शेप है, उसका अरेंजमेंट है, वो कैसा है भैया? देखो, ये इसी को बोलते हैं सिगार शेप, अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट, सिगार रूपी संरचना। दोनों एक्सट्रीम एंड पे क्या है? छोटा। क्यों छोटा? देखो, दूर था तो कम मटेरियल खींचा, और पास में आया और ज्यादा खींचा, और नजदीक आया और ज्यादा खींचा, एकदम आमने सामने आ गया, ले भाई ले जा सारा, है ना, जुपिटर सैटर्न। और दूर होता गया, मटेरियल कम होते गए। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? इफ वी विल अरेंज ऑल द 9 planets in this way, it look like cigars, हवाईयन सिगार। इसलिए इसको कहा था, पूछता अक्सर प्रीलिम्स में, हु गेव द सिगार शेप कॉन्सेप्ट? जीन्स एंड जेफरी। थ्योरी का नाम क्या है? टाइडल। तो पहले जो क्वेश्चन पूछते थे यूपीएससी में, हेलो, 8-10 साल पहले, टाइडल हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए, रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ टाइड ऑन द अर्थ सरफेस। तो पब्लिक क्या मार्क की आती थी? ओरिजिन ऑफ टाइड ऑन द अर्थ सरफेस। टाइडल हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ अर्थ। याद रहेगा? बराबर? कोई इसमें दिक्कत? अब देखिए, फाइनली ये कहां से आया साथी तारा और कहां चला गया, कोई नहीं जानता। इसको, इसके बारे में नहीं पता। आज क्यों नहीं आ रहा? हेलो, आज अगर क्रॉस कर जाता कोई बड़ा साथी तारा, बाजू से क्रॉस कर जाए अर्थ के वजह से, बगल से, सारे दुष्ट लोग को खींच ले ऊपर, स्पेस में लटकने लगे। कहां से आया, कहां चला गया, नोबडी। एक साथी तारा था, ब्रह्मांड में घूम रहे ना, हजारों लाखों तारे, सब अपने अपने पाथ में, अपने अपने प्लेन में घूम रहे हैं। तो एक सिचुएशन में भी बना होगा पास्ट में, करोड़ों साल, खरबों साल पहले, हमारे प्रेजेंट सन के बगल से कोई साथी तारा गुजरा, उसका नाम दे दिया समझने के लिए, एक्स वाई। प्रेजेंट सन, कंपेनियन स्टार, कंपेनियन साथी तारा, जो कि सन के मास से बड़ा था, नाम एक दे दिया कंपेनियन स्टार। ये भी पूछता है टर्म कंपेनियन स्टार किसने दिया? जीन्स एंड जेफरी। ठीक है, तो देखो, ग्रेविटी नाम सुने ना, ग्रेविटी नाम सुने हो? तो ये इसके ग्रेविटी में फंस गया, यहां पर था तो कम खींचा ना, और नजदीक आएगा और ज्यादा खींचेगा, और नजदीक आया और ज्यादा। देखो इसका अरेंजमेंट, कम खींचा, फिर और क्लोज आया और ज्यादा माल, और ज्यादा और ज्यादा और जो बीच में है तो क्या निकला? सबसे ज्यादा। देखो तो, सबसे ज्यादा निकला कि नहीं? फिर जैसे जैसे दूर चला गया, डिक्रीज होता जाए, और फाइनली उसके ग्रेविटी के जोन से बाहर चला गया, निकल गया। तो ये जीन्स एंड जेफरी का टाइडल हाइपोथेसिस। देख लीजिए, टाइडल हाइपोथेसिस, tidal hypothesis was given by Jeans and Jeffrey. According to this hypothesis, according to this hypothesis, there was a companion star. There was a companion star which had, there was a companion star, yeah, which was possessing, yeah, which was possessing very high mass and gravitational power, very high mass, which was possessing very high mass and gravitational power than our present sun, than our present sun. Clear? Than our present sun. Full stop. Billions of years ago, this companion star passed nearby. Billions of years ago, this companion star passed, billions of years ago, this companion star passed nearby our present sun, passed nearby our present sun.
द प्लेनिटेसिमल पार्टिकल्स, द प्लेनिटेसिमल ग्रहाणु, छोटे छोटे अणु जो है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, द प्लेनिटेसिमल पार्टिकल्स, द प्लेनिटेसिमल पार्टिकल्स, PLENET, planet, SIMIAL, planetesimal particles ejected from the surface of the present sun. The planetesimal particles ejected from the, ऐसा सुनो ना एक मिनट, अगर प्लेनेटेसिमल दिक्कत हो डस्ट पार्टिकल लिख लो, सिंपल काहे के लिए तुम बवाल पालना, सिंपल लिखे, मेक इट सो सिंपल. Simplest things are most powerful. Okay, simplest things are most powerful, simplest things are most beautiful, simplest things are most powerful. ठीक है, world's greatest equations are simplest one, world's greatest equations are most powerful equations are simplest one. मेरी बात सुन रहे? E is equal to mc square, J is equal to m1 into m2 upon d square. और एक अगर आप में से किसी ने साइंस से पढ़ा होगा, हेलो +2 अगर साइंस से किया तो एक हाइजेनबर्ग का मिला होगा इक्वेशन, इतना बड़ा इक्वेशन है, उसको तोड़ोगे कुछ नहीं निकलेगा मालूम उसमें से. और जरा E इक्वल टू mc स्क्वायर को तोड़ लो, J इक्वल टू m1 into m2 upon d स्क्वायर. तो वर्ल्ड्स ऑल द ग्रेटेस्ट इक्वेशंस आर सिंपलेस्ट वन. मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सिंपलेस्ट जितना, मेक इट एज सिंपल. सिंपलेस्ट थिंग्स आर वेरी पावरफुल, सिंपलेस्ट थिंग्स आर मोस्ट इफेक्टिव. ठीक है, सिंपलेस्ट थिंग्स आर मोस्ट ब्यूटीफुल. जितने संसार के जो शक्तिशाली लोग हैं सारे सिंपल. गांधी जी के देखिए, है ना, मेरी बात सुने, गांधी जी ये घुटने इतना पहनते थे वो धोती. तो आप ही की तरह कोई लड़का था तो उसने कमेंट कर दिया गांधी जी को, गांधी जी इतना शॉर्ट क्यों पहन रहे हो, घुटने इतना. तो बहुत हाजिर जवाबी थे. तो गांधी जी ने तुरंत बोला कि बेटा तुमने यहाँ तक पहन रखा है, मतलब टखने तक पहन रहा है, मतलब तुमने यहाँ टखने तक पहन रखा है, इसलिए हम मेरे लिए कमती पड़ गया, इसलिए मैंने घुटने तक पहना. ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, माइकल सुमेकर बुक है ना, माइकल सुमेकर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, लिखा है कि नहीं? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, माइकल सुमेकर. तो प्रोडक्शन, ठीक है, फॉर द मासेस, प्रोडक्शन नॉट इन द मासेस. ये किसका है? गांधीयन इकोनॉमी. ये हम कहां से बोल रहे हैं? क्लास 10th एनसीईआरटी. प्रोडक्शन फॉर द मासेस, प्रोडक्शन नॉट इन द मासेस. मासेस में प्रोडक्शन कौन करेगा? कैपिटलिस्ट करेगा. ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं. प्लेनेटेसिमल की जगह हम क्या लिख दिए? डस्ट पार्टिकल. तो लास्ट लाइन क्या बोला हमने? ठीक है, वर्ड्स ejected from the surface of the sun, dust particle, planetesimal particle ejected from the surface of the sun in filament like shape, filament like manner, in filament like shape or filament like manner, as this companion star manner या filament like shape, as this companion star, as this companion star was approaching near our present sun, approaching or coming closer to our present sun, a small quantity of dust particle was ejected. As soon as this companion star came closer to the, came closest to our present sun, came closest to our present sun, huge mass was ejected. Finally, when this companion star moved away from the present sun, the mass ejected from the surface of the sun also reduced, and finally this companion star moved away from the gravitational field of the sun, moved away from the home gravitational field of the sun. मेरी बात समझ पाए हैं आप लोग? कोई दिक्कत? उसी पैराग्राफ चेंज कर. when we will arrange
all the 9 planets according to their size and distance, what we find is smaller planets are present at the both extreme ends. Smaller planets are present at both the extreme ends. Smaller planets are present at both the extreme ends, whereas larger planets are in the present in the कहाँ पे center, whereas larger planets are present in the middle, present in the center. Okay, this arrangement of the planet is also known as this kind of arrangement of the planet is also known as cigar-shaped arrangement. This kind of arrangement of the planets is also known as cigar-shaped arrangement. ओके, क्या लिखा हुआ जी? सिगार सफेद स्पेल यहां लिखा हुआ हमने, सिगार सफेद अरेंजमेंट ऑफ द होम, सिगार सफेद अरेंजमेंट ऑफ द प्लैनेट्स. चलिए, लिमिटेशन क्या होगा? लिमिटेशन, फ्रॉम वेयर डिड कंपनी स्टार कम एंड वेयर डिड गो? नोबडी नो. नोबडी क्या, खुद उसने नहीं बताया, तो लिख लो. फ्रॉम वेयर डिड कंपनी स्टार केम इनटू पिक्चर? फ्रॉम वेयर डिड कंपनी स्टार केम, कम ना कि केम, कम. फ्रॉम वेयर डिड कंपनी स्टार कम, कहां से आया और कहां चला गया कोई नहीं बताया उन्होंने, है ना. फ्रॉम वेयर डिड कंपनी स्टार कम एंड वेयर डिड इट गो? ओके, फ्रॉम वेयर डिड इट कम and where did it go? He was unable to explain. Whom? Jins and Jeffrey was unable to explain. ठीक है, अगला देखिए. देखो बाबू, हेलो, ये 3 हो गया ना, पूरा पिक्चराइज हो गया. गैसियस मास, नेबुलर, टाइडल हाइपोथेसिस. ये नहीं पढ़ना है, डस्ट हाइपोथेसिस ऑफ होम, चैम्बरलिन मॉर्टल, इसको छोड़ दो. हाँ, सेफिड भी छोड़, एक में ये हमारी मतलब का चीज नहीं. एक इसमें काम का चीज कौन सा है? सुपरनोवा. नेक्स्ट आ जी, सुपरनोवा. ये भी थोड़ा सा फिजिक्स की तरह मिलता जुलता है, सुपरनोवा भी, है ना. ज्यादा बेटर होता कि साइंस वाले सर्स पढ़ाते आप लोग को, तो ज्यादा अच्छा होता. लेकिन चलो, चूंकि ज्योग्राफी पढ़ा रहे उसका पार्ट है तो हम भी पढ़ा देते हैं, है ना. सुपरनोवा हाइपोथेसिस ऑफ होयल एंड लिटिलटन. ठीक है. सुपरनोवा मीन्स डेथ ऑफ ए स्टार, whereas nova means birth of a star. Whereas nova, N-O-V-A, nova means birth of a star. Supernova means death of a star and nova means birth of a star. So how does death of a star occur? Okay, let's have a look here. अच्छा, पहले लिखवा दें, पहले समझा दें, समझा देना, समझा दे पहले. आओ देखो इधर सारे लोग. जैसे मान लीजिए कि ये कोई सन, ये कोई स्टार है, ठीक है. अपना प्रेजेंट सन में भी हो सकता है, अपने प्रेजेंट सन में भी यही प्रोसेस होगा 5 मिलियन ईयर्स के बाद, है ना. देखिए, सो द फ्यूल ऑफ एनी स्टार इज इट्स हाइड्रोजन एटम. हमारी गाड़ी जो चलती है किस पे चलती है? पेट्रोल पे, डीजल पे, सीएनजी पे चलती है ना. और ये वाली गाड़ी किस पे चलती है? कार्बोहाइड्रेट पे, प्रोटीन पे, फैट पे, है ना. तो देखिए, तो स्टार है, स्टार का असली जो एनर्जी है, ताकत है, वो क्या चीज है? हाइड्रोजन एटम. द फ्यूल ऑफ एनी स्टार इज हाइड्रोजन एटम. अब देखो होता क्या है कि 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन विथ ईच अदर. अब ये हाइड्रोजन,
स्मॉलेस्ट है ना, 2 हाइड्रोजन, मिल गया, एकदम लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं। 50 पैसा 50 पैसा इक्वल टू 1 रुपये, 50 पैसा 50 पैसा, मैंने हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, 1 1 कितना हो गया 2, 2 किसका होता है, बेरिलियम का 2 होता है, हुआ ना, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, नहीं हीलियम का 2, ठीक है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम टोटल 106 तक है, सिबर्जियम 106 तक। बात समझ रहे हैं? अब जा देखो, तो ये स्मॉलेस्ट है ना, 2 स्मॉलेस्ट न्यूक्लियाई है, सो व्हेन 2 स्मॉलेस्ट न्यूक्लियाई दे कोएलेसेस विथ ईच अदर, ठीक है, हुआ ना, क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिगर मॉलिक्यूल में, बिगर एटम में, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट करता है यहां से, बहुत अपार ऊर्जा का सृजन होगा। द फ्यूल ऑफ एनी स्टार इज इट्स हाइड्रोजन एटम, नाउ एवरी हाइड्रोजन एटम ऑफ दिस स्टार इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम। तो जब तक पेट्रोल था, गाड़ी धक्का धक चल रही थी एकदम, हेलो, भरा पड़ा था पूरा, अब सारा हाइड्रोजन क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। नाउ एवरी हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दिस न्यूक्लियस, हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू हीलियम मॉलिक्यूल, ये लो, सारा हाइड्रोजन किस में चेंज हो गया, हीलियम में। तो पहले इसकी ब्राइटनेस ल्यूमिनोसिटी ज्यादा थी, खूब चमकदार, अपने प्रेजेंट सन की तरह खूब रोशनी दे रहा, चमकदार, ब्राइटनेस ल्यूमिनोसिटी, खूब चमक है, लालिमा है, जबरदस्त एकदम सूरज की रोशनी, 2 मिनट भी बाहर खड़ा नहीं रह पाओगे। सारा हाइड्रोजन किस में चेंज हो गया, तो धीरे 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 क्या होगा, ये अपने ओन सेंटर ऑफ मास की तरफ, अपने ओन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ ये भागना शुरू करेगा, ये कोलैप्स करने के लिए ये सिकुड़ने लगेगा। पेट्रोल खत्म हो गया बाबा, ठीक है, ऑल द हाइड्रोजन एटम कन्वर्टेड इनटू हीलियम एटम, नाउ दिस स्टार इज गोइंग टू डाई, ये कोलैप्स करने के लिए सिकुड़ने लगा। तो ये सारा माल को, हेलो, ठोक पीट के एक माचिस की डिब्बी में बंद कर दिया, कंप्रेस करेंगे ना, फिर से हीट जनरेट हो गया, अरे बाबा रे, सबको एक साथ कंप्रेस किया ना, तो क्या हो गया, एक इग्निशन पॉइंट मिल गया, एक टेम्परेचर मिल गया, दोबारा उसको माचिस की तिल्ली आग लगा दिया, रगड़ी लगड़ी रगड़ते जा रहे हैं, क्या चीज, पुराने जमाने में आग कैसे लगाते थे वो लोग? पत्थर से, उसके बाद लकड़ी, लकड़ी से लकड़ी लगड़ते थे, आग निकलता था, तो वही सेम चीज। अब इसको रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। अब देखो, पहले तो चल रहा था, धक्का धक गाड़ी चल रहा है, हाइड्रोजन बर्निंग, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कन्वर्टिंग इनटू हीलियम, वी आर गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनशाइन, लाइट रेडिएशन हमको मिल रहा है बराबर एकदम। कितना कैंडेला, इसका कैंडेला मतलब ब्राइटनेस ल्यूमिनोसिटी, उसका कैंडेला जबरदस्त है, चकाचक एकदम, है ना, धूम मची है। अब लो, सारा हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया, हीलियम में। तो अब ये कोलैप्स करने के लिए क्या करेगा, ये अपने ओन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ आ रहा है, सारा कंप्रेस कर दिए, तो कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो ले आग पकड़ लिया। तो नाउ हीलियम हीलियम, अब 2 हीलियम, हीलियम प्लस हीलियम, सब किस में चेंज हो गया था, हीलियम में, ऑल हाइड्रोजन एटम कन्वर्टेड टू हीलियम, नाउ हीलियम हीलियम गोइंग टू रिएक्ट विथ ईच अदर। अब हीलियम हीलियम आपस में मिलने लगा, हीलियम हीलियम मिल के क्या बना देगा, बेरिलियम 4, ठीक है, यहां तक सिर्फ उसके आगे आप बोलोगे बेरिलियम बेरिलियम मिल के ऑक्सीजन बना दे, पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6,
नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। तो 4 4 8 में तो ऑक्सीजन नहीं बन जाएगा, बेरिलियम बेरिलियम मिलके यही तक रहता है। मेरी बात समझ में आई? तो अब देखो कंप्रेस होने लगा, इतना हीट मिल गया उसको, हेलो, कंप्रेस होने से इतना हीट मिल गया कि एक नया रिएक्शन शुरू हो गया, हीलियम हीलियम कन्वर्टेड इनटू बेरिलियम। अब बताओ, तो पहला कंडीशन क्या हुआ, कंप्रेशन। कंप्रेशन के बाद रिएक्शन स्टार्ट, उसके बाद फिर से क्या होगा, ये एक्सपेंशन, फिर से फूल गया, मरने वाला था लेकिन बच गया, बचा लिया उसको। हीलियम हीलियम आपस में कन्वर्ट होने लगा, बेरिलियम में चेंज हो, फिर से ऊर्जा इसकी बढ़ गई, अपार ऊर्जा, इसकी ताकत बहुत ज्यादा, पूरा ऐसे बढ़ने लगा। इसको कहेंगे रेड जायंट। कौन सा जायंट? रेड जायंट। ओके, मेरी बात समझ में? अब देखो रेड जायंट, बल्कि उससे पहले एक और होता है येलो जायंट। ब्राइटनेस ल्यूमिनिसिटी जैसे ये स्टार्ट होता है ना, जैसे टेम्परेचर रिएक्शन स्टार्ट हो, उस फेज को बोलते हैं येलो जायंट, ठीक है, देन रेड जायंट। इससे पहले एक स्टेज क्या है, येलो जायंट, देन रेड जायंट। अब गाड़ी चलती रही, 5 लीटर तेल है बाइक में, तेल खत्म अचानक रास्ते में, क्या करेंगे, उधार मांगेंगे आने जाने वालों से, भैया रुक लो थोड़ा तेल ले दो, जाना है, नहीं ना? रिजर्व का रहता ना सिस्टम, अरे गाड़ी में रिजर्व रहता ना गाड़ी में रिजर्व। क्या होता है रिजर्व का मतलब? अब देखिए, जो तेल बचा हुआ है ना, अब देखो, अब ये क्या होगा, थोड़े दिन रहा, थोड़े दिन का मतलब कई मिलियन ईयर्स तक, थोड़े दिन का मतलब, हेलो, थोड़े दिन का मतलब कि कई मिलियन ईयर्स तक, तो रेड जायंट कंडीशन खुल गया। अब जरा देखो, अब तो एक ऑप्शन था हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम में बन गया, हीलियम हीलियम बेरिलियम। अब बेरिलियम बेरिलियम ऑक्सीजन में नहीं चेंज हो सकता, खत्म। तो अब देखो, अब थर्ड सेकंड टाइम फिर से ये कोलैप्स करने के लिए आ रहा है, ये देखो फिर से कोड़ना शुरू कर, फिर से कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन, फिर से आना शुरू हुआ, येलो, कॉन्ट्रैक्ट कर, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बाबा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सिकुड़ रहा है, ठीक है, अपने ओन सेंटर ऑफ मास की तरफ सिकुड़ने लगा। मेरी बात सुने? अब देखो इतना ज्यादा सिकुड़ गया, फिर से फ्रिक्शन होगा। अब यहां पे दो चीजें हो सकती हैं, फिर से फ्रिक्शन हुआ ना, सारा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन एक साथ कोलैप्स कर रहा है ना, हेलो, तो उसकी ब्राइटनेस ल्यूमिनिसिटी कई टाइम बढ़ जाती है, लेकिन रिएक्शन दोबारा रीस्टार्ट नहीं होगा, बेरिलियम बेरिलियम ऑक्सीजन में चेंज, वो पूरी एक साथ आ गया मास, ठीक है, एक मुट्ठी में आ गया, कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। क्या बोलते हैं? व्हाइट ड्वार्फ, छोटा श्वेत वामन, बौना, ड्वार्फ, ड्वार्फ मीन्स वामन, बौना, है ना, श्वेत वामन, वामन अवतार हुआ था, है ना, इनका, विष्णु जी का वामन अवतार। 2.5 डेग में पूरी दुनिया नाप दिया, मतलब एक डेग, दूसरा डेग, 2.5 डेग कम हो गया, मतलब फिर एक फीट अपना देना पड़ा था उनको, याद है ना कहानी, है ना? तो ये जो श्वेत वामन, वामन वामन रूप हुआ, वामन अवतार हुआ, किनका? विष्णु जी का। 2.5 डेग में पूरी दुनिया नाप दिया था उन्होंने, ठीक है, बताएंगे फिर किसी और कॉन्टेक्स्ट में। तो इधर देखिए, तो व्हाइट ड्रॉ, श्वेत वामन, खूब क्या हो जाएगा वो, चमकीला एकदम। लेकिन अभी विस्फोट नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अभी विस्फोट, यहां से दो बातें हो सकती हैं, पहला कि आइदर इट विल एक्सप्लोड एंड आइदर इट विल नॉट एक्सप्लोड, यही दो बात हो सकती। कब एक्सप्लोड करेगा? तो देखिए, अगर अपने प्रेजेंट सन के मास से 7% से ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, एक्सप्लोड करेगा, सुपरनोवा होगा, सुपर नोवा। और अगर अपने प्रेजेंट सन के मास से 7% से कम है, तो वो क्या बन जाएगा, वो
ब्लैक होल बन जाएगा। उससे कम है तो क्या हो जाएगा? ब्लैक होल बन जाएगा। ज्यादा है तो एक्सप्लोड करेगा। इसी को क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर लिमिट। नोबेल प्राइज मिला था इस चीज को बताने के लिए। ये कौन सा वाइट ड्रॉप एक्सप्लोड करेगा? सिंपल सी बात में, एकदम नॉन टेक्निकल टर्म, ज्यादा टेक्निकलिटी मत पढ़ो। सिंपल क्या बताया चंद्रशेखर लिमिट? इक्वेशन बता देंगे तो याद भी नहीं होगा आपको, वरना हमको याद होगा। तो सिंपल लेमन लैंग्वेज में चंद्रशेखर लिमिट को, कि उसने उन्होंने कंडीशन बताया कि विच वाइट ड्रॉप विल एक्सप्लोड एंड विच वाइट ड्रॉप विल कन्वर्टेड टू ब्लैक होल। तो अगर उसका मास 7% से ज्यादा है तो एक्सप्लोड करेगा, 7% से कम है तो ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है ना? मेरी बात समझ पाए आप लोग? कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, यहां पे दो बातें। हमने कहां से स्टार्टिंग किया? सुपरनोवा इज द डेथ ऑफ ए स्टार। तो अब देखो यहां पे दो चीजें हैं। जैसे एक्सप्लोजन होगा, हेलो, एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन नहीं हुआ तो क्या बन गया? और एक्सप्लोजन अगर होता है तो यहां से भी दो चीजें निकल के आती, यहां से दो चीजें निकल के आती। एक्सप्लोजन होता है तो देखिए, ये है ना सुपरनोवा। देखिए, एक बन जाता है आपको न्यूट्रिनो स्टार्स, और एक बन जाता है क्वासर्स, और इसी से मिलता जुलता एक है पल्सर्स। न्यूट्रिनो स्टार, क्वासर्स, पल्सर। अब एक्सप्लोजन हो गया, तो एक्सप्लोजन होने के बाद माल मटेरियल चारों तरफ बिखर गया, है ना? हेलो, ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन के बाद 9 प्लैनेट्स बने। आफ्टर एक्सप्लोजन, यस, आफ्टर एक्सप्लोजन मैटर वेयर स्कैटर्ड इनटू द स्पेस, ओपन स्पेस, छितरा गया, सारा फेंका गया, छितरा गया, तो 9 प्लैनेट्स बना। अरे मेरी बात समझ में आया? 9 प्लैनेट्स बना। अब उसमें से एक जो है टूट के थोड़ा दूर फेंका गया और अपने एक्सिस पे बड़ा तेजी से घूम रहा है। रे बाबा, अपने एक्सिस पे बड़ा तेजी से टूट के फेंकाया, अब घिरनी जैसे नाच रहा है एकदम, खूब तेजी से एकदम। ये देखा है हमने, ये चीज हमने देखा है। हम भी बहुत, यहीं पे जामिया में पढ़ते थे उस वक्त, सारे क्लास के लड़का लड़की लोग हम लोग बंक मार के छुट्टी करके भाग गए उधर सरोजनी मार्केट। तो चले गए सारे हम लोग, बस बचाने वाला। तो जैसे ही हम लोग पहुंचे, उस बड़ी नाम था उस वक्त सरोजनी मार्केट का, है ना? तो जैसे ही हम लोग पहुंचे, भैया उस वक्त उसी साल एक्सप्लोजन हुआ था। एक्सप्लोजन हुआ, जैसे मार्केट में इंटर करने वाले हैं और बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था, है ना? तो एक्सप्लोजन होने के बाद जो कुछ साइकिल वाइकिल था, या पता नहीं बाईसाइकिल का या किसी चीज का कुछ मटेरियल था, टूट के दूर फेंका। हालत खराब, तो सेंसलेस हो गए हम लोग, कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ, सारे लोग, है ना? शुक्र है कि हम लोग अंदर पहुंचे नहीं थे। तो उसका जो कुछ पार्ट्स है ना बाइसिकल का, खुद हमने देखा, जो वहां से एक्सप्लोजन हुआ ना, हेलो, जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ टूट के मटेरियल उसका इतना तेजी से स्पिन करने लगा अपने ये पे। अब इसको शांत क्यों नहीं हो रहा, इसको क्या हो गया भाई? कुछ साइकिल का, बाइसाइकिल का कुछ पार्ट्स था, एक्सप्लोजन के बाद, हेलो, वहां से इतना दूर आके गिरा, अपने एक्सिस पे तेजी से घूम रहा है वो। तो जब अपने एक्सिस पे तेजी से घूमे तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो स्टार। अब देखो, खाली स्पिन होगा, स्पिन, ओनली स्पिनिंग, तो न्यूट्रिनो स्टार। अगर स्पिनिंग भी है, घूम भी रहा है, और साथ में टॉर्च की तरह रोशनी भी दे रहा है, रेडिएशन भी इमिट कर रहा है, हाँ जी, स्पिनिंग प्लस रेडिएशन, क्वासस। और रेडियो वेव्स अगर इमिट कर रहा है तो पल्सस। ये इसी साल का क्वेश्चन है यूपीएससी का। मेरी बात समझ में आई? पहला क्या बताया? न्यूट्रिनो स्टार, न्यूट्रिनो स्टार है ओनली स्पिन, क्वासर्स है स्पिन प्लस रेडिएशन, पल्सर्स है स्पिन प्लस रेडिएशन प्लस रेडियो वेव्स। ध्यान रहेगा, ये तीनों याद रखिए। सिर्फ स्पिनिंग, ओनली स्पिनिंग, न्यूट्रिनो स्टार, स्पिन प्लस
रेडिएशन क्या बोलते थे उसको, क्वासेस, और स्पिन प्लस रेडिएशन प्लस रेडियो वेव्स, ये क्या हो गया, पल्सेस। कितना तीनों में एकदम प्यार से समझ आ गया। उतना नहीं आता मुझे साइंस, लेकिन आशा करता हूं कि इसमें कॉमर्स के भी लोग हैं, आर्ट्स वाले भी हैं, सोशियोलॉजी वाले भी हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले, सारे इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, नहीं ना, ये बात समझ में आई। अरे पल्ले पड़ा तो ऐसे ही ध्यान रखो, साइंस को ऐसे ही पढ़ना है एकदम लेमन लैंग्वेज, ठीक है ना। तो न्यूट्रिनो स्टार, ओनली स्पिन, क्वासर्स, स्पिन प्लस रेडिएशन, पल्सर्स, हो गया ना, कोई दिक्कत किसी को। चले, तो ये था आपका सुपरनोवा एक्सप्लोजन। आफ्टर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन ऑफ होम, तो व्हेन एक्सप्लोजन विल टेक प्लेस, when the mass of the white dwarf is greater than 7% of the mass of the present sun, in that case it will explode, and अगर उसके मास से कम है तो ब्लैक होल। तो ब्लैक होल क्या है, तो अब जरा देखिए, तो ब्लैक होल कोई भी वैसा चीज ब्लैक होल में कब कन्वर्ट होगा, जब देखिए एक इसका जो रेडियस है ना, इसके बाहर वाले पोर्शंस को हम बोलते हैं ये इवेंट होराइजन, सॉरी इर्गोस्फेयर, इर्गोस्फेयर, और जहां से लौट के आ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, उसको बोलते हैं इवेंट होराइजन, इवेंट होराइजन। उधर हमारी तरफ बिहार में, उधर पटना साइड में गाड़ी होता है ना, गाड़ी में लिखते हैं हम लोग, उधर पटना साइड की तरफ जो गाड़ी ट्रक वगैरह होता है, बस वगैरह, उसको पीछे में लिखा रहता है, लटकले तो गईले बेटा, मतलब तो इसका ये मतलब है कि वो एक ऐसा एरिया है ना, एक ऐसा एरिया है इवेंट होराइजन कि उसके बाद लौट पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इवेंट होराइजन, उस छोर के बाद से वापस बचना नहीं पाएगा। अब बाहर वाले एरिया को क्या बोलते हैं, इर्गोस्फेयर। और होता क्या है, यहां से रेडिएशन निकलता है, उसको कहते हैं हॉकिंस रेडिएशन। हॉकिंस क्या, रेडिएशन, हॉकिंस रेडिएशन। पूछ सकता अगला सवाल, ये 2025 ये प्रीलिम्स का मेरी तरफ से गेस है ना, मेरी तरफ से एक गेस है 2025 प्रीलिम्स के लिए, 2025 प्रीलिम्स के लिए हॉकिंस रेडिएशन। ब्लैक होल तो ब्लैक होल है, कुछ दिखता है जी, हेलो, तो कुछ दिखता नहीं है, न कोई उसमें रेडिएशन आ सकता है न जा सकता है, कोई भी आदान प्रदान लेन देन कुछ नहीं हो रहा इधर, तो फिर कैसे दिखते हैं, तो उसका बाहर वाला जो एरिया जो चमकता है ना, क्योंकि सारे स्टार्स को तान रहा है अपनी तरफ, खींच रहा है, इतना ज्यादा इसका ग्रेविटी है कि ग्रेविटी एकदम दो हो गया, डबल हो गया, डबल हो गया ग्रेविटी इसका। मेरी बात समझ रहे, ग्रेविटी उसका ऑलमोस्ट डबल हो गया। हम लोग के भी अगर हमारे साइज को, इंसान का एवरेज हाइट कितना है, 10 टू द पावर, जो हम लोग का जो एवरेज हाइट जो है वो है 5.5 फीट। तो हमारे भी अगर कंप्रेस करके पूरी मास को, हेलो, पूरा मास को एकदम मुट्ठी में एकदम दबा दिए, है ना, 10 टू द पावर -23 नैनोमीटर तक अगर हमारे, हेलो, हम लोग 5.5 फीट के, 10 टू द पावर -23 नैनोमीटर कंप्रेस कर दें तो हम भी ब्लैक होल बन जाएंगे। प्लेनेट अर्थ को कंप्रेस करके एकदम 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर तक कंप्रेस कर दें तो अर्थ भी, प्लेनेट अर्थ भी ब्लैक होल बन जाएगा, ये पेन भी बन जाएगा, ये भी ब्लैक होल बन जाएगा, हम भी बन जाएंगे, बना दें ब्लैक होल आप लोग को। तो अगर कंप्रेस कर दें उसको, कितना कंप्रेस, सोचो, उसको बोलते हैं, एक स्कॉलर है श्वास चाइल्ड रेडियस। कौन सा चाइल्ड, श्वास चाइल्ड रेडियस, ठीक है।
ये इस रेडियस का नाम है श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, ठीक है। तो श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस जो है किसी भी चीज को कंप्रेस करने के बाद, है ना, चाहे प्लेनेट अर्थ हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, हेलो, और चाहे ये बोतल हो, इस बोतल को भी ब्लैक होल कंप्रेस कर दें, इतना कंडेंस हो गया मास उसका, इतना ज्यादा मास कंडेंस हो गया कि अगर वो श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस को सेटिस्फाई करे, श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस को बराबर इक्विवेलेंट उसके हो जाए, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो? ब्लैक होल में। तो कहने का मतलब कि इवेंट होराइजन एक ऐसा जगह है जिसके बियॉन्ड वहां से लौटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ना। इस एरिया को क्या नाम दिया गया? वार्म होल। और इधर सिर्फ इनटेक होता है, इधर ये एरिया कहलाता है व्हाइट होल। इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रेवल के लिए किसी को एक गैलेक्सी से, जैसे हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, अब बाजू वाले गैलेक्सी का क्या नाम है? अरे वाह, वेरी गुड, छा गए लोग, आज 2 पैसा का काम किए तुम लोग पहली बार। तो हमारा गैलेक्सी का नाम, अब बाजू वाले का, इधर देखो इधर, तो मिल्की वे से हमको जाना है एंड्रोमीडा में, तो साइंटिस्ट लोग ये रास्ता तैयार करने खोज रहे हैं इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रेवल के लिए। तो ब्लैक होल के अंदर सिर्फ घुस सकते हैं, ले सकता है, दे नहीं सकता, और व्हाइट होल से सिर्फ निकल सकता है, इनकमिंग, इधर से सिर्फ आउटगोइंग, बस है ना। तो ये सिर्फ सारा का सारा माल चूस लेगा, मतलब कौन? ये सारा निकाल रहा है कौन? तो ये 2 एंटागोनिस्ट एक दूसरे, ब्लैक होल की तरफ से सिर्फ जा सकता है, निकल नहीं सकता, कोई भी चीज भाग के घुस गया तो गले बेटा मतलब। और इधर से क्या हो सकता है? व्हाइट होल से सिर्फ निकल सकता है। तो एक ब्लैक होल और व्हाइट होल के बीच का जो ये एरिया, उसी को एक थ्योरेटिकली क्या नाम दे रहे हैं लोग? वार्म होल। तो हो सकता है फ्यूचर में पॉसिबल हो जाए। परसों जिस दिन हमारी क्लास थी, एक मेक्सिको में इंजन खोजा गया, स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज चल रहा है, आइंस्टीन के सारा थ्योरी फेल, लो लाइट के स्पीड से भी ज्यादा चल रहा है। तो हो सकता है इस टाइप का कोई इंजन बन जाए, सीधे इधर से घुसा मिल्की वे से, आ जाके एंड्रोमीडा में निकल गया, इधर मिल्की वे से इंटर किया, किधर निकल गया? एंड्रोमीडा में। पॉसिबल है इस तरह का चीज। और ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, वार्म होल। हमेशा ध्यान रखिए जो ऑप्शंस में जो होते हैं ना, वो आगे कल को फ्यूचर में क्वेश्चंस बनते हैं। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि फ्यूचर में ये हॉकिंस रेडिएशन आ सकता है। अब ब्लैक होल में कोई रेडिएशन जा नहीं सकता, तो ये जो साइंटिस्ट लोग बोलता है कि ब्लैक होल में ये ले लेगा, वो ले लेगा, सूरज की रोशनी, उसका इमेज कैसे बनेगा? कोई फोटोग्राफ बनेगा ब्लैक होल का? जब कोई चीज रेडिएशन इमिट ही नहीं करा तो कैसे फोटोग्राफ बनेगा? पॉसिबल है? तो ब्लैक होल के बाहर वाला जो एरिया जो चमकता है ना, ऐसा लगता है किसी चीज को चूस रहा हो, खींच रहा हो, उसी को बोलते हैं, कोई चीज ऐसा प्रतीत होगा जल रहा है, हॉकिंस रेडिएशन। हाँ अभी दिखा दे रहे, फोटो दिखा दे रहे, रुको। ये चीज समझ आई? क्लियर है सारा? तो अब बताओ क्या क्या सीखा अभी तक हमने? इशारा हो गया, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, और अपने हेलो लिमिटेशन से जाके बाहर जाके बता दिया हमने। कायदे से देखो तो ज्योग्राफी में सिर्फ ये था सुपरनोवा एक्सप्लोजन, लेकिन मुझे पता था कि आप पूछोगे, तो इसलिए मैंने खुद से बता दिया अपने लेवल से। तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन का अगला स्टेज क्या है? ये सब रेड जायंट, व्हाइट ड्वार्फ, सब उसी के स्टेजेस है ना। सारे टर्म्स क्लियर हैं? कुछ क्वेश्चन देख लें, आओ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस साल का क्वेश्चन है, चलो अब मैच करो तो जरा सा आप लोग बनाओ तो। देख लो बाबू, यही हॉकिंग्स रेडिएशन, कोई पूछ रहा था ना अभी। तो ब्लैक होल के जस्ट बाहर वाला देखो, ये लाइट जो देखे, जब लाइट इमिट ही नहीं कर रहा तो दिखेगा क्या मुझे? ब्लैक होल से कोई लाइट आ सकता है? तो एक्चुअली आसपास के जो मटेरियल को जो खींच रहा है ना, देखो यहां तक तो है सेफ हो आप, यहां तक सेफ हो। इस एरिया को क्या बोला हमने? इवेंट होराइजन। तो इवेंट होराइजन के अंदर जब चला गया तो फिर लौटना मुश्किल है। तो इवेंट होराइजन के आसपास जो चीज को, माल को खींच रहा है, माल मतलब मटेरियल, मटेरियल मतलब अदर प्रिमोडियल मैटर वगैरह, अदर स्टार्स वगैरह, हाइड्रोजन वगैरह, डार्क मटेरियल वगैरह, सबको खींच रहा है, बर्न होगा ना। तो उसी से जो रेडिएशन निकला उसको हॉकिंस रेडिएशन निकल रहा है। ठीक है, चलो ये वाला, हाँ ये बताओ तो।
इस साल का क्वेश्चन। अब बताओ, हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, नेबुला का क्या मतलब बताए? डस्ट एंड, हाँ यही ना, देखो तो बाबू, तो इसका तो ये हो जाना चाहिए, लेकिन ये तो गलत हो गया। तो जब ये गलत तो ये भी गया। नहीं समझ रहे मेरी बात को, कैसे इलिमिनेट किया? इसका आंसर ये है, उल्टा लगा रखा है। तो जब ये नहीं है तो ये भी नहीं, तो लास्ट में कौन बच गया? अभी थोड़ी देर पहले पल्सर्स पढ़ाया, क्वासर्स भी बताया, क्या बताया? न्यूट्रिनो स्टार्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स। बल्कि इससे भी ज्यादा हमने बताया, क्या बताया? हाँ, क्या कर रहा है? इमिटिंग रेडियो वेव्स आल्सो, इमिटिंग रेडियो वेव्स आल्सो। तो सिर्फ ओनली वन इज करेक्ट। क्लियर? आशा करता हूं समझ में आई होगी मेरी बातें। और कोई क्वेरीज? आगे बढ़े, चलो एक जला सा और देखते हैं आप लोग का। कुछ पूछ लो, सीडीएस वगैरह का नाम सुने लोग, सीडीएस वगैरह का? देखो तो सीडीएस के पेपर में कुछ क्वेश्चन, यूपीएससी आईएएस के अलावा भी और भी बहुत सारे पेपर लेते हैं। सीडीएस एग्जाम 24 का क्वेश्चन है, एक सेकेंड, यस। चलो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बताओ तो आप लोग, कल की क्लास का है, मेरी तरफ से एक टॉफी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। कल का है ना क्वेश्चन, ये कल पढ़ाया, क्या बताया? सोने का है। और किसका चक्कर लगा रहा है? सारे टेलीस्कोप किसका चक्कर लगाते हैं? हेलो, द रेस्ट ऑफ द टेलीस्कोप दे रिवॉल्व अराउंड द, बट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसमें क्या आंसर हो गया? इट ऑर्बिट्स द सन अबाउट 15 लाख अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, ये फ्रॉम अवे फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिट्स द सन, इट ऑर्बिट्स द अर्थ, ही तो ऐसे गलत से गलत है। लैंग्रेज पॉइंट, एक टर्म भी हमने बताया था, L1 पॉइंट, क्या बोलते हैं? लैंग्रेज पॉइंट। नेक्स्ट देखिए तो, अगला जरा सा देखो तो, हाँ सब एटॉमिक, कल दिखलाया था स्टैंडर्ड पार्टिकल मॉडल्स को। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। खट खट मानना चाहिए, कल बताया था, पूरा दिखाया था ना चार्ट। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, म्यून भी है। इलेक्ट्रॉन के बाजू में कौन सा था? म्यून था कल, तब नहीं है। चलो वो भी दिखा दे रहे हैं, अभी दिखा दे रहे हैं। चलो अब आओ, ये देखो 13 नंबर, द रेस्ट मास ऑफ हिग्स बोसॉन इज एस्टिमेटेड टू बी क्लोज टू। देखो कहां से क्वेश्चन आता है, इसीलिए जो आदमी दिखाता है ना, देखो एक्चुअली 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इसमें 125 ऑप्शन है। ये किस लिए पूछा? न्यूज में था ये हेलो न्यूज में था इसलिए आया। 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको मानना पड़ा। अभी देखो दिखा देते हैं, आओ वो भी क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं, देखो तो, यस हेलो, हिग्स बोसॉन कितना लिख रहा है, और ऑप्शन में क्या था? क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है? आया समझ में? अब ये क्या लिखा है? सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है, म्यून है, ताऊ है, मैंने ताऊ जी बोले, ताऊ नहीं होते, ये ताऊ इसका नाम, ताऊ। ये सभी, इसको क्या बोलते हैं? फर्मियोन, फर्स्ट जनरेशन पार्टी। इसके बारे में तो हम जानते भी नहीं अभी, सेकंड जनरेशन, थर्ड, यहाँ तक तो साइंस पहुंचा भी नहीं अभी। सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली बियरिंग मी फॉर ऑलमोस्ट 2.5 hours.